कि आप अपने मजे के लिए अपने परिवार के सभी सदस्यों को परेशानी में ना वो कहते हैं ना, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। परफ्यूम डाला, लड़की अट्रैक्ट हो जाती है। आप एक जूते का ऐड कर रहे हो, लड़की अट्रैक्ट हो रही है। टी शर्ट का ऐड कर रहे हो, लड़की अट्रैक्ट हो रही है। जब आप एक अच्छा काम करके आप एक दौड़ जीते, आपने पेपर फाइट किया और फिर आपने लगाया पटिया वाली की जय, तो यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा था स्टार्टिंग में। जैसे टीचर ने फोन दिया तो बच्चे खड़े होकर बाहर उसका चौराहे पर इंतजार करते थे कि आ जाओ निकलोगे तो यहीं से। जैसे मेरी गली में रह रहा हूँ, तो मेरी गली में मेरे आसपास मुस्लिम भी हैं, हरिजन भी हैं, ठीक है, मतलब सब कास्ट के लोग रहते हैं। आज के लड़कों को चाहिए दबदबा, उनको चाहिए। माता पिता अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि उनको अपने बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं मिलता। जहाँ कपड़े उतारने के पीछे महाभारत हो गया, जरा सी बात पर रोने लगते हैं, जरा सी बात पर हंसने लगते हैं, जरा सी बात पर सुसाइड कर देते हैं, जरा सी बात पर उनको गुस्सा आ जाता है। समझ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं उसी बात है जो आप और हम जैसे मिले तो आपने एक विजन दिखाया इस चैनल को लेकर। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को एक बार भी देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस चैनल से जो आपको कभी समझ नहीं सकते। इनका विजन मैंने देखा है इस चैनल पर। आप ये तो शुरुआत है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेके आने वाले हैं जो शायद मैं आपको अभी वर्ड्स में नहीं बता सकता। आप जैसे जुड़े रहोगे तो आपको चीजें। जय हिंद दोस्तों, तो मैं विकास आपके अपने द स्ट्रगल अप चैनल में स्वागत करता हूं। और हमने एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है। इसमें पहले क्रम में हम आपके बीच एक ऐसी शख्सियत लेके आए हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं, सक्सेस पॉइंट के फाउंडर अरुण सर। इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है वो तो आप मैं वर्ड्सों में नहीं बता सकता, फिर भी मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँ थोड़ा सा 2 लाइन में। जो लोग नहीं जानते हैं, जो बाहर से हैं, उनको बताना चाहूँगा। जब सर आए थे पढ़ाने के लिए तो हमारे चौरा क्षेत्र में एक रूमर फैला हुआ था कि इंग्लिश में तो 90 नंबर आ ही नहीं सकते, इंग्लिश में तो पास होना बहुत मुश्किल है। तो जब से सर आए उन्होंने एक ऐसे डिसिप्लिन तरीके से कोचिंग स्टार्ट की है। एक बात मैं इनके बारे में, जो कि सब मेरे से कोई पूछता है सर मतलब, तो मैं बोलता हूँ डिसिप्लिन। मतलब एक ऐसी तरीके से कोचिंग स्टार्ट की है बच्चों के साथ कि उस टाइम से एक तो ये डर खत्म हो गया फेल होने का। और जब से ऐसे ऐसे रिजल्ट दिए हैं आपको, हम फैक्ट से बताएंगे भी कि 90+ तो हर साल जाते हैं। और एक रूमर था कि 90+ तो नंबर जा ही नहीं सकते। और सर पढ़ाने के अलावा जो बच्चों का करियर काउंसलिंग करते हैं वो मुझको बहुत अच्छा लगता है। सर हर साल एक सेमिनार करते हैं और उसमें बच्चों को बुलाते हैं। और एक बहुत बड़ी कोई हस्ती मतलब मेरा मानना यह है कि जो उन्होंने सक्सेस प्राप्त कर ली है, कोई IPS हुए या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए, उनको बुलाते हैं और लड़कों को मोटिवेट करते हैं और उनके द्वारा समझाते हैं। यानी स्टूडेंट्स के लिए जो उनसे बनता है वो करते हैं। और मैं इतने सालों से देखता चला आ रहा हूँ, 8-9 साल हो गई, और सर लगातार अभी भी जारी हैं। आज उनके थोड़े से अपन आइडियोलॉजी और विचार जानने की कोशिश करेंगे। और आप सभी लोगों के मेरे पास जो सवाल आए हुए हैं मैं उनको सर से पूछूंगा। आप बने रहिए। तो चलिए स्वागत करते हैं अरुण सर का। हेलो सर, तो आपका सर हमारे अपने चैनल द स्ट्रगल अप पे आपका स्वागत है। थैंक यू विकास, थैंक यू। मैं मुझे अपने YouTube चैनल पर बुलाने के लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। आपने मुझे इसके लायक समझा, थैंक यू सो मच। सर हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। सर हम सक्सेस पॉइंट के बारे में जानना चाहेंगे, तो आप सर सक्सेस पॉइंट को एक लाइन में डिफाइन करना चाहेंगे, सर क्या कहें? देखिए, सक्सेस पॉइंट को अगर अपन एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सक्सेस पॉइंट एक परिवार है जिसकी परंपरा है प्रतिवर्ष अच्छा रिजल्ट देना और जिसकी पहचान है डिसिप्लिन, अनुशासन। ये हम एक लाइन में सक्सेस पॉइंट को कह सकते हैं। ठीक है सर, जैसा आपने बताया कि रिजल्ट और ये सब है, आखिर ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे ये सारी चीजें हुई, वो हमारे ऑडियंस को जरा बताना चाहोगे? देखिए, जर्नी तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या था कि 2014 में अनफॉर्चुनेटली मुझे जौरा आना पड़ा। उस टाइम के लिए अनफॉर्चुनेटली कहूँगा, लेकिन अब ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं जहाँ पैदा हुआ अपने लोगों के बीच में मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, सर्वाइवल है मेरा। लेकिन उस समय परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जो मैं कर रहा था वो नहीं कर पाया और मुझे जौरा आके सडनली यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। अब तुम्हें पता ही है कि जब अपन किसी एक जगह को छोड़ के सडनली कोई लाइन में अपन आगे बढ़ रहे हैं, उसको छोड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए तो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल अपने सामने आता है कि कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसे कमाएं, घर को भी सपोर्ट करना है। तो थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स रही थी, पिताजी का स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को लेकर मुझे लौटना था। अब मुझे पैसा भी कमाना था, अर्निंग भी करनी थी क्योंकि पिताजी को, फैमिली को भी सपोर्ट करना था। तो
जहां तक मुझे पता था, मैं अपने अंदर जो स्किल्स रखता था वो इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी थी। तो इंग्लिश पढ़ाने के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। आप जानते हैं कि मुरैना और जौरा एक इतनी छोटी सी तहसील या सिटी बोल सकते हैं अपन, जहां और कोई दूसरा अपने पास सोर्स है नहीं। अगर आप जॉब भी देखने जाओगे तो 5,000 10,000 इससे ज्यादा की आपको जॉब मिलती नहीं है। तो यहाँ मैंने एक चीज समझी, मुझे जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन यहाँ सीखने को मिला कि जरूरी नहीं है आप लाइफ में जो सोच रहे हैं वैसा ही हो सकता है कि डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और चुन के रखा है। तो जैसे मैं किसी और लाइन में जाना चाह रहा था, मेरा पूरा स्ट्रगल उस तरफ के लिए था, सडनली एक रात में मेरी लाइन बदल गई। वो कहते हैं ना, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सडनली एक दिन में ऐसा हुआ। अब मैं जौरा आया, अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मुझे जो नहीं मिला मैं उसके लिए रोता रहूं, या फिर जो मुझे मिल गया उसमें मैं अपना 100% दे दूं। तो मैंने, मुझे जो मिल गया उसमें मैंने अपना 100% दिया। एक फॉर्मेलिटी कह सकते हैं या एक आजीविका के साधन के रूप में मैंने ये कोचिंग स्टार्ट की थी, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोचिंग मेरा जीवन बन चुकी है और बच्चे मेरा परिवार है, सब कुछ मेरा इन्हीं के लिए समर्पित है। ठीक है सर, जैसा अपन रिजल्ट देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट का प्रतिवर्ष हम देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में इसमें कुछ न कुछ हर्डल्स जरूर रहे होंगे। और क्या आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जिससे कि ये श्रृंखला टूटी नहीं रही? हम प्रति वर्ष हम ये रिजल्ट देख रहे हैं। देखिए, मैं जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्टार्टिंग में मेरा मोटिव ये नहीं था। मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ, जो शुरू में मेरी थिंकिंग थी, मैंने सोचा 5 या 6 महीने मुझको यहाँ काटने, फिर यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जब जैसे जैसे मैं डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर्स ने बताया कि पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा लंबा चलेगा, उनका ट्रीटमेंट और गुंजाइश बहुत कम थी सुधार की। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं इन बच्चों को चीट कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स पर काम करना शुरू किया। उससे पहले तो केवल चल रहा था। तो आफ्टर नवंबर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ हूँ तो बच्चों के लिए कुछ करते हैं। मैंने यहाँ देखा कि बच्चों के अंदर एक तो कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। इंग्लिश देखते ही ऐसा लगता था जैसे उनको सांप सूंघ गया, अंदर से बिल्कुल खत्म, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरा यहाँ का एटमोस्फियर, मतलब जैसे अगर कोई बच्चा जरा सा थैंक यू बोल दे, सॉरी बोल दे, तो आप जानती हो जी लोग हैं बहुत अंग्रेज बन गया, ये इस तरीके से। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी ना, पता नहीं ये यहाँ की प्रॉब्लम स्टार्टिंग से रही या बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये बन गई प्रॉब्लम, रट्टा मारने की परंपरा चल रही है। मतलब मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस, ये बच्चों को पता है बट इसका मीन नहीं पता, इसका मीन क्या है। तो वो उनके माइंड में, अब देखो कोई भी चीज आप याद करोगे, अगर उसका माइंड में आपका मीन नहीं चलेगा, अर्थ नहीं आएगा, तो वो एक रट्टा मारने वाली चीज है। तो बच्चे क्या करते थे, भूल जाते थे उसको, आज याद कराया कल भूल गए, परसों याद कराया फिर भूल गए। तो उसके लिए मैंने उनको सबसे पहले तो एक्स्ट्रा क्लासेस इस चीज के लिए दी, ताकि जो भी वो पढ़ रहे हैं उसको समझ के याद करें। मैंने उनको समझाया कि आप 2 पेज ना याद करने की जगह 2 लाइन याद करो, लेकिन उसके अर्थ को समझो, प्रॉपर उसकी कहानी को समझो, तब उसको याद करो। फिर मैंने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके घर में शोर शराबा था, या आप जानती है कि अपने यहाँ थोड़ा सा ये रहता है कि शाम को अभी अपने घर में वो माहौल नहीं है, जैसे अपने घरों में माहौल होना चाहिए ना कि एक प्रॉपर स्टडी रूम होता है, लिविंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, वो चीज अपने यहाँ नहीं है। अपने आप पूरा परिवार एक कमरे में सो जाता है, एक कूलर में अपन लड़ते हैं आगे सोने के लिए। तो मैंने गर्ल्स को दिन में एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाना स्टार्ट किया कोचिंग पे ही, बॉयज को शाम को बुलाया, रात तक बुलाया। मैं 9-9 10-10 बजे तक उनको अपनी बाइक से उनके घर छोड़ने जाता था। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे जिनके अंदर पोटेंशियल था कि वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो कर नहीं पा रहे थे, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम पर मैंने बुलाना शुरू किया। उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम पर टेस्ट दिए, एक स्ट्रेटेजी तैयार की, एक टाइम टेबल बनाया, उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े। तब जाके पहली बार ऐसा हुआ, जहां तक मुझे याद है कि इंग्लिश में 94 मार्क्स आए थे मेरे यहाँ से, जो मतलब जौरा के लिए हिस्ट्री थी उस टाइम पर। तो तब मुझे ऐसा लगा कि अगर ये कर सकता है तो फिर सभी कर सकते हैं। उसको देख के बच्चों के अंदर भी आया, जैसे मयंक इज ऑल्सो वन ऑफ देम, मयंक भी उन्हीं में से एक है, तो मयंक ने भी वहीं से अचीव किया। अब ये सारी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मयंक को पता है, मयंक उस दौर से होके निकला हुआ है, तो बस यही है।
सर जैसे कि अपन देखते हैं मुरैना की अपनी जो छवि है कि इधर थोड़ा ऊधम टाइप के लोग ज्यादा हैं और पढ़ने में भी थोड़ा ऊंचा नीचे जैसे कोई या तो बहुत ब्रिलियंट या बहुत कमजोर, तो जिससे जो छवि बनी हुई है ऊधमी टाइप की, उससे सर आपको एडवांटेज मिला या डिसएडवांटेज भी मिली? देखो, पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मुरैना की छवि ना बुरी है ना अच्छी। बुरी बनाने वाले हैं तो वो हम हैं, बिल्कुल। अच्छी बनाने वाले हैं तो वो हम। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि हम ये तो बोल रहे हैं कि जैसे मैं भी बोलता हूँ मुरैना मेरी शान है, जान है मेरी, जहां हम पैदा हुए वो हमारी जान है यार। लेकिन यहाँ से आप बाहर निकलो, जैसे आप भी अभी एग्जाम्स देने जाते होंगे, तो जो लड़के हैं ना वो एक तरीके से पटिया वाले की जय और ये सब चीजें, तो इनको एक नेगेटिव तरीके से वो रखते हैं सामने। जबकि पटिया वाले अपने यहाँ का एक दार्शनिक तीर्थ स्थल है, बहुत बड़ा है, जिसको एक बहुत सही एटीट्यूड के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। आप उदम कर रहे हो, उदम करते समय पटिया वाले की जय बोलोगे तो आदमी के माइंड में वही जाएगा। लेकिन जब आप एक अच्छा काम करके आप एक दौड़ जीते, आपने पेपर फाइट किया और फिर आपने लगाया पटिया वाले की जय, तो आदमी को लगेगा कि हाँ यार ये कोई गर्व की बात है। दूसरी बात क्या है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हम खुद ही ऐसे बोलते हैं, अरे भाई तुझे पता नहीं है मैं मुरैना का हूँ और हमारे मुरैना में ये वो। तुम खुद बताते हो कि हमारे मुरैना में डकैत है, बागी है। आज से पहले तुमने देखा होगा कि मुरैना में डकैतों पर फिल्म बनती थी, बागियों पर फिल्म बनती थी। अभी मुझे लगता है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक 12th फेल मूवी आई है जो यहाँ के एक लड़के का संघर्ष दिखाती है जो IPS ऑफिसर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुरैना किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मुरैना का इतिहास, इसकी संस्कृति, इसकी धरोहर, इसका कल्चर हमें समझने की आवश्यकता है। आज के यूथ को समझना पड़ेगा कि मुरैना वो नहीं है जो वो समझ रहे हैं, बल्कि मुरैना वो है जो उनको समझना चाहिए। जैसे आप अगर इसको राजनीति बोल रहा हूँ मैं, धार्मिक तरीके से अगर आप इसको देखें तो जैसे अपने यहाँ कर्ण का एक बताया जाता है कि कुतवार गांव है, उसमें कुंती मैया ने कर्ण को बहाया था। एक यहाँ पर लिखी चार्ज है जहाँ बताया जाता है कि कभी वहां पांडव रुके थे। हमारे यहाँ एक मंदिर है जिससे बताया जाता है कि इसका आर्किटेक्चर संसद में यूज किया गया है। जैसे अपने यहाँ बटेश्वर के मंदिर है, अपने यहाँ पगारा डैम है। मेन चीज चलो आप यही कहते हो बागी डकैत उनकी अपनी मजबूरी रही होगी, लेकिन आज के उसमें आप देखो तो जोरा से मुरैना में एक तहसील है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जोरा, वहां से श्री जितेंद्र महेश्वरी जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज समझ रहे हैं। अपने यहाँ से मनोज शर्मा जी निकले हैं जो एक IPS ऑफिसर बने, जो आज किसी पे उनकी एक मूवी है 12th फेल, उसके कारण वो किसी पहचान की मोहताज नहीं बने। उसके अलावा अगर आप देखें डॉक्टर SN सुब्बा राव की एक कर्म भूमि रही है जोरा, उन्होंने जोरा को चुना और जोरा में उनका पूरा संघर्ष है। तो ऐसा नहीं है कि हम जोरा और मुरैना को केवल गलत छवि से ही जाने, इनकी छवि वैसी ही बनेगी जैसा आप बनाओगे। मुरैना क्या है? मुरैना कुछ नहीं है, तुम और हम मिलकर मुरैना है। जैसे हम हैं वैसा मुरैना है, जैसी हमारी संस्कृति है वैसी मुरैना की संस्कृति है। सर जैसे आपने मुरैना की छवि को बताया, तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे अलग समस्याएं रही होंगी, लेकिन आज क्या वही समस्याएं या काफी कुछ बदल चुका है? देखिए, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो इस बात को मैं जरूर बोलना चाहूंगा और सभी टीचर्स को भी बताना चाहूंगा, सभी स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो एक टीचर को एक स्टूडेंट का रिस्पेक्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और एक स्टूडेंट को टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। इट डजंट मैटर आप उसका पढ़े हो या नहीं पढ़े, वो टीचर है तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक समाज सुधारक के रूप में काम कर रहा है। जब मैं पढ़ाने यहाँ आया था तो यहाँ पर एक ट्रेंड चलता था स्टार्टिंग में, जैसे टीचर ने कुछ बोल दिया तो बच्चे खड़े होकर बाहर उसका चौराहे पर इंतजार करते थे कि आ जाओ निकलोगे तो यहीं से, तो कुछ उस टाइप का माहौल था। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा आफ्टर ऑल कि बुराई को भी अच्छाई से जीता जा सकता है। जब मैं उन बच्चों के घर परिवार वालों से मिला, उनको समझाया, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये टीचर कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है। जो बच्चे मुझसे हेट करते थे, मुझे नफरत करते थे, वो बच्चे मुझसे इतना प्यार करने लगे कि आज भी उनको मौका मिलता है ना तो जब भी दौरान आते हैं मुझसे मिल ही जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एटमॉस्फेयर और अपने चारों तरफ की सराउंडिंग जो अपना वातावरण है उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि मैं यही कहूंगा कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं समाज में, देखो 5 उंगलियां होती है, 5 एक जैसी होती है, अच्छे लोग होते हैं तो बुरे भी होते हैं। तो बुरे लोगों की संगत को अपने ऊपर हावी ना होने दें,
केवल वो लोग चुने जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद नहीं कर रहा है वो आपके किसी काम का नहीं। जैसे आपके माता पिता है, वो आपके सबसे बड़े सहयोगी है, उसके बाद आपके टीचर है, तो आप इनकी सुनो ना। आप अपने उस फ्रेंड की क्यों सुन रहे हो जो आपको सबको सुट्टा मारने लगा है, वो आपको आपके लक्ष्य से भटका रहा है। तो ये मुझे कोई समझाने नहीं आएगा, ये मुझे खुद समझना पड़ेगा कि कौन मेरा हितैषी है और कौन मेरा बुरा चाहता है। समझ रहे? हालांकि उसका इंटेंशन नहीं होगा कि मैं उसका बुरा करूं, लेकिन उसकी ऐसी नित्य क्रियाएं बन चुकी हैं कि अब वो तो वही करेगा, तो वो चाहेगा कि आप भी उसी के साथ वो करो। समझ रहे? तो आपको केवल इतना चुनना पड़ेगा कि आपके सराउंडिंग से आपको क्या चीजें एडप्ट करनी है और किन चीजों को आपको छोड़ना है। दैट्स इट। सर जैसे कि आपने बात की अभी जैसे जनरेशन की, तो इस जनरेशन में जैसे कि सर हम देखते हैं, आप भी देख रहे हैं सारी चीजें चारों तरफ, जैसे एक पॉलिटिक्स की तरफ लोगों का, लड़कों का रुझान हो गया, जो कि स्टूडेंट ही है अभी, एक युवा नेता टाइप में, और एक वो ही सर जो युवा नेता जो होती है, जो पॉलिटिक्स हो जाती है किसी पार्टी से हो, दोनों साइड लेफ्ट या राइट, तो वो फिर एक राजनीति में भी तो धर्म का इश्यू आने लगता है सर। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कितने दंगे वंगे हो रहे हैं, तो उनमें कौन है सर? स्टूडेंट्स लोग ही, और वो ही आगे चल के वो जाते हैं। तो जैसे सर इसके बारे में आपका क्या विचार है कि युवा नेता क्या लड़कों को ऐसे इसी रफ्तार से एरिया में जाना चाहिए या पहले करियर के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए? देखो, इसमें मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ, वैसे तो मैं पॉलिटिक्स और इन चीजों पर बहुत ज्यादा डिबेट करता नहीं हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज ये स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि राजनीति में धर्म आएगा, ये तो अति आवश्यक हो गया है आज के लिए। राजनीति कर ही नहीं सकते बिना धर्म को बीच में लाए। ये तुम्हें और हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक गली में रह रहा हूँ, तो मेरी गली में मेरे आसपास मुस्लिम भी हैं, हरिजन भी हैं, ठीक है, मतलब सब कास्ट के लोग रहते हैं ना। हमने कभी ये देखा कि हम सामान्य हैं या हम कौन है, हमें पता ही नहीं लगता। हम एक समाज है और समाज के हम सभी स्तंभ हैं, और हमारे हमसे मिलकर एक समाज बनता है, और हर कोई समाज में जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, और मैं एज ए टीचर, मैं मान लो एज ए ह्यूमन बीइंग, तो मैं ये कहूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ब्राह्मणों के आगे कोई नहीं है। लेकिन उसमें मुझे ये भी तो करना चाहिए ना कि मेरी कोशिश में केवल ब्राह्मण ही पढ़ जाएंगे, समझ रहे हैं? लेकिन अब मैं हूँ टीचर, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन पढ़ा मैं सबके बच्चों को रहा हूँ। तो एज अ टीचर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ शॉपकीपर, मतलब आप कोई भी व्यवसाय में हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, तो आपको कभी भी जाति और धर्म ये मानना ही नहीं चाहिए, है ना। इसको अगर उस तरीके से भी आप देखो डिवाइड एंड कॉन्कर, तो आज आप ये भी देख सकते हैं कि जब तक हम गुर्जर, यादव, कुशवा, ब्राह्मण इनमें बटे रहेंगे ना, तब तक हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे। और जिस दिन हम एक हो जाएंगे, हिंदू सनातन, उस दिन ये कोई बात बीच में आनी नहीं है। अब बात करें राजनीति की, ये तो जाति की बात हो गई जो आपको कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य से भटका देगी। तो अगर आप अपने माइंड में ये मोटिव रखोगे कि वी ऑल आर सोसाइटी, हम एक सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं और हम सब भाई बहन हैं, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, राजनीति की, तो राजनीति में आज के लड़कों को लेके उनका जो अप्रोच है उसको लेके मैं एक चीज समझाता हूँ। आज के लड़कों को चाहिए दबदबा, उनको चाहिए टक्कर उनके। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता कि आप किसी भीड़ में घुसा के और लटका के एक नेता के साथ एक सेल्फी ले लोगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा यार? ठीक है, वो एक सेल्फी के लिए मारा जा रहा है, घंटे भर तो इंतजार करेगा और फलाना जिंदाबाद मुर्दाबाद करता रहेगा, तब जाके उसको एक सेल्फी नसीब हो पाएगी, वो भी भागते गिड़गिड़ाते। उससे क्या हो जाएगा? अगर आपको राजनीति में जाना ही है तो राजनीति की परिभाषा को समझो। राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो या तो आपके पास कोई एक उद्देश्य बहुत बड़ा है, आप एक समाज में बदलाव लाना चाहते हो और उसी उद्देश्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर ये है कि मैं मानता हूं जहां तक जैसे मुझे राजनीति करनी है तो मेरे पास असीमित पैसा होना चाहिए। क्योंकि मैं जहां तक देखो, आप कैसे भी हवा में बात कर लो, लेकिन जब धरातल पर आओगे तो आपको समझना चाहिए कि चुनाव लड़ोगे तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट तो ये सब चीजें होती है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो पैसा होना चाहिए। या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड है जो पॉलिटिकल है, आपके पिताजी, आपके दादाजी कोई राजनीतिक दबदबा ऐसा, मतलब अप्रोच उनकी अच्छी थी, तो राजनीति में जाना मुझे सही लगता है। लेकिन मैं बताता हूँ कि आज का लड़का राजनीति में घुसता क्यों? आज का लड़का राजनीति में घुसता है क्योंकि वो एक तो स्ट्रगल से बचना चाहता है, उसको संघर्ष नहीं करना है। आप उसको दुकान खोल के बिठा दो, अब दुकान खोल के क्या उसको सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप जाएगा। अगर वो पढ़ेगा तो वो कैसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है रात को 2-2 बजे तक,
लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उसको लग रहा है कि एक नेता के साथ फोटो डालने से मेरे 50 फॉलोवर बढ़ते हैं। उसको ये समझना पड़ेगा कि कल जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, तुम्हारी शादी होगी, जीवन में संघर्ष से जूझोगे, तो ये फोटोज आपको पैसा, आपको भोजन नहीं कराएंगे, ये फोटोज आपके बच्चों की शिक्षा नहीं देंगे। आपके बच्चों की शिक्षा तब होगी जब आप अपने कैरियर पर ध्यान दोगे। अगर आपने राजनीति का कैरियर चुना है तो आप अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य से पीछे हटना मत। राजनीति में भी बहुत बड़ा संघर्ष है, और ऐसा नहीं कि हर नेता एक जैसे है, कई नेता ऐसे भी हैं जो बहुत संघर्ष के साथ आगे बढ़े। अटल बिहारी वाजपेयी जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है, उन्होंने एक मोटिव रखा, पहलू सबके अलग अलग हो सकते हैं। देखो मैं तो राहुल गांधी को भी पसंद करता हूँ, मैं आज वाले राहुल गांधी को पसंद करता हूँ, मैं पहले वाले को पसंद नहीं करता। आज उसने जो यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा की और ये सब चीजें, बहुत बदलाव हुआ, लेकिन वो बदलाव हुआ जब उसने संघर्ष किया, जब उसने राजनीति को सीरियस लिया। तो अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो सीरियस लीजिए, उसके पहलुओं को समझिए, उसकी टर्म्स और कंडीशंस को समझिए, क्योंकि टर्म्स कंडीशंस उसमें भी है। जबकि राजनीति तो इतना कुछ आपसे सेक्रीफाइस मांगेगी जितना और कोई लाइन नहीं मांगेगी। आप सबसे पहले तो एक जीन्स और टी शर्ट पहन के आप एक फ्रेंड की पार्टी में डांस नहीं कर सकते। अगर आप राजनीति में, उसकी वीडियो वायरल हो जाती है, आपको पता ही होगा आजकल वायरल का बहुत है। हो सकता है मैं जो आपको बात कर रहा हूँ इसी की कोई क्लिप वायरल हो जाए और नेगेटिव तरीके से वायरल कर दे उसको, समझ रहे हैं? तो आजकल वो चीज है, आप जितनी जल्दी फेमस होंगे ना उतनी जल्दी आपकी नेगेटिव मार्केटिंग भी हो जाएगी, आप वायरल भी हो सकते हो नेगेटिव अप्रोच को लेकर। तो लड़कों को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप ये सोचें कि क्या आप उस लेवल का संघर्ष कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आपका जो सीधा साधा संघर्ष का जीवन है उसको चुनिए और अपने लक्ष्य को एक लक्ष्य निर्धारित करो, उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। ये राजनीति से थोड़ा सा मेरा दूर हटने का हुआ। मेरा लक्ष्य नहीं है राजनीति, मेरा लक्ष्य है बच्चों को शिक्षा देना। इसमें जो कुछ मेरे से बन सकेगा वो मैं कर दूंगा। मतलब सर केवल फोटो के लिए और ये सब के लिए मतलब जरूरी नहीं है। वो कह सकते हैं अपन आजकल फोटो की राजनीति रह रही है। ठीक है सर, जैसे आपने बताया कि सारी चीजें राजनीति अपनी जगह है और अदर थिंग्स हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट या फिर जो रास्ते पर वो जाना चाहते हैं उससे कहीं ना कहीं भटकाती हैं। लेकिन इन सब में सर कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी भूमिका है, तो पेरेंट्स की अपना क्या रोल है या फिर क्या होना चाहिए, वो दोनों चीजें आप जरा हमारे ऑडियंस को बताइए। देखो जहाँ तक मैं समझता हूँ पेरेंट्स की बच्चे के जीवन में हमेशा अहम भूमिका है। चाहे वो 60 साल का क्यों ना हो जाए, 70 साल का क्यों ना हो जाए, अगर उसके पिताजी हैं, अगर उसकी माताजी हैं, तो वो भूमिका तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकती, वो तो असीमित समय के लिए बनी। लेकिन पेरेंट्स को वो स्वयं समझना पड़ेगा। मैं जहां तक आज देख पा रहा हूं तो बच्चों का राजनीति से जुड़ना या गलत लाइन में, गलत डायरेक्शन में चले जाना, उसमें कहीं ना कहीं माता पिता की गलती है। वो गलती ये है कि आजकल माता पिता अपने लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि उनको अपने बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं बचा। जैसे मान लीजिए आप अपने घर जाते हैं, जैसे मैं घर जाता हूँ कभी, तो मैं भी कई बार ये चीज फील कर लेता हूँ। जैसे मैं अपने मोबाइल में लग जाता हूँ, मैम अपने मोबाइल में लग जाती है, अब बेचारा पूछू बैठ के क्या करे, तो वो इसमें बोल देता हूँ एक आध नाम उसका फेमस हो गया है, तो वो बेटा बेटा बेचारा अकेला देखता रहता है। अब वो क्या देख रहा है कि मम्मी मोबाइल चला रही है, पापा मोबाइल चला रहे हैं, तो वो भी धीमे धीमे किधर जाएगा, मोबाइल की तरफ जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये ना करे, धर्म से जुड़े, राजनीति या राजनीति का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाए, तो उसके लिए आप उसके सामने बुक्स पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए। जब वो आपको पढ़ते हुए देखेगा तो वो बैठेगा, आज बैठेगा, कल सुनेगा, परसों देखेगा, एक दिन पढ़ेगा, और एक दिन पढ़ेगा तो एक दिन पढ़ाएगा। दूसरा ये है, पेरेंट्स का काम केवल फीस जमा करना नहीं होता। पेरेंट्स का काम ये भी होता है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची टाइम से कोचिंग जा रही है क्या, जा रहा है क्या, पहुंच रहा है क्या, मार्केट में कहीं आवारागर्दी तो नहीं कर रहा, गलत लोगों के साथ तो नहीं रह रहा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी मैंने आज तक फीस ही नहीं देख पाया, समझ रहे? जैसे उनने केवल वहां से फीस भेज दी, बच्चे ने भर दी, बच्चे से मेरा नंबर मांगा, उसने गलत नंबर दे दिया, कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। सडनली वो कभी मेरे पास एक साथ मिल जाएगा, मुझसे कहेगा क्या रे सर हमारा बच्चा आपके पास पढ़ा था, फेल हो गया। मैं कहूँगा आप तो महाराज देखने को आज ही मिल रहे हैं मुझे पहली बार। तो आप उस पेरेंट्स को समझना होगा कि समय समय पर जाकर टीचर से मिलते रहिए। आपका बच्चा बाहर भी पढ़ रहा है, तो आज तो हम 21st सेंचुरी में बैठे, 20 जनरेशन में
5G जनरेशन है, आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं दिल्ली के साथ हमारे बच्चे की क्या पोजीशन है हमें बताइए आप, वो बताएगा, नहीं बताएगा तो आप उसका अपना अधिकार जमाएंगे कि मैं फीस भर रहा हूँ, आपको बताना होगा, मुझे मेरे बच्चे का डेटा दे दीजिए। तो इतना पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर होगा। जैसे सर आपने बताया पेरेंट्स की बात हो गई और जो कि अपने पॉलिटिक्स थोड़ा उस साइड की बात हो गई, एक साइड सर हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया का जैसे कि एक एडवांटेज भी है लेकिन उससे लाख गुना ज्यादा डिसएडवांटेज है। उसी के साथ साथ आप सब देख रहे हो सोशल मीडिया पे देख करके या कैसे भी उससे इन्फ्लुएंस होकर के लोग नशे की होड़ मची हुई है लोगों में, लड़कों में खासकर मैं देख रहा हूँ सर 9th 10th 11th 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स नशे की लत में इतने होड़ मची हुई है जिससे सर क्राइम आप भी देख रहे हैं क्राइम रेट दर दर बढ़ता जा रहा है। तो सर इसके बारे में आप क्या कारण हो सकता है सर बताएंगे और क्या करना चाहिए इसके लिए थोड़ा बहुत कम करने के लिए? देखो नशे के लिए तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चा नशे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या जो भी पहले से एडिक्ट है, मैं उसको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप अपने मजे के लिए अपने परिवार के सभी सदस्यों को परेशानी में डाल दें। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन चल रहा है, आपने तो 2 पैक लगाए, आप तो अपना एंजॉय कर रहे हो, आपके घर वाले आपको समेटते चल रहे हैं, समझ रहे हैं? आपका बच्चा, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, वो आपकी चीजों का आपकी उन चीजों को फेस कर रहे हैं, वो आपकी वजह से परेशान है, मतलब कहीं ना कहीं उनका जीवन एक तरीके से आपकी वजह से परेशानी में जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि आप कृपया ये सोचें कि हमारी एक के 100 की एक के मजे की वजह से पूरे परिवार का भविष्य थोड़ा संकट की तरफ जा रहा है, तो उसको हम रोक दें। अगर इतना सा समझ में आ जाएगा तो वो व्यक्ति कभी नशा नहीं करेगा। अब रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के बारे में तो क्या ही बोले, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया बुरी चीज है, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है। सोशल मीडिया पे संदीप महेश्वरी जैसे लोग भी हैं, सोशल मीडिया पे कुमार विश्वास जैसे लोग भी हैं, सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी महाराज जैसे भी लोग हैं, हर धर्म के अच्छे अच्छे लोग भी हैं, उनको भी सुनना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हमारा जो यूथ है आजकल आप देख रहे होंगे, जैसे वो एक चाय वाला है, ठीक है, अभी एक वो बड़ा पाव वाली लड़की वो फेमस हो गई। अब इनको क्या लग रहा है कि इनकी सोचो अपने इंडिया में स्टार्टअप का, किसी बच्चे से कहोगे तुम स्टार्टअप करो, उसकी माइंड में स्टार्टअप क्या आ रहा है कि मैं चाय की टपरी डाल देता हूँ, सिगरेट की टपरी डाल देता हूँ, मैं बड़ा पाव का ठेला लगा देता हूँ। ये तो उनके आइडियल बन चुके हैं। अब उनको ये नहीं लग रहा है कि बड़ा पाव का ठेला लगाने से कोई फेमस हो जाता तो आज सारे ठेले वाले फेमस होते, आज सिगरेट पीने से फेमस हो जाते तो सब फेमस हो गए होते। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से हमको ही समझना पड़ेगा कि क्या चीज हमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने हमारे बच्चों को गलत डायरेक्शन में ले जाने में अपना 100% योगदान दिया है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, सोशल मीडिया और टेलीविजन पर आप ऐड देखते होंगे, जैसे मैंने भी अपना एक वीडियो में भी बताया था कि लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश करना है। जैसे आपने परफ्यूम डाला, लड़की अट्रैक्ट हो जाती है, आप एक जूते का ऐड कर रहे हो, लड़की अट्रैक्ट हो रही है, टी-शर्ट का ऐड कर रहे हो, लड़की अट्रैक्ट हो रही है। तो मतलब लड़की क्या है, लड़की का जीवन क्या है, अट्रैक्ट होने के लिए बना है कि आप कुछ भी करोगे लड़की के साथ से अट्रैक्ट होगी। अगर ऐसा ही है तो प्रतिभा पाटिल कौन है, कल्पना चावला कौन है, सानिया मिर्जा कौन है, साइना नेहवाल कौन है, तो ये कौन है भैया, अगर ये अट्रैक्ट होने चाहिए। और अगर परफ्यूम लगाने से लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं तो जो कंपनी है, जो ओनर है, जो एड मेकर्स हैं, एड बनाने वाले, तो इनके घर में लड़कियां नहीं है, इनके ये खुद नहीं लगाते उस परफ्यूम को, तो इनके घर में लड़कियों का सेंस काम नहीं करता सुनने का। अभी मैं कल एक ऐड देख रहा था, कल का बता रहा हूँ मैं आपको लेटेस्ट एक ऐड आया, उसमें क्या हुआ कि एक लड़की शॉर्ट्स पहनी हुई है, तो वो अपनी माँ से कह दिया, अभी एक नया ऐड देखना आया है, तो वो अपनी माँ से कह दिया कि अरे माँ शॉर्ट्स थोड़ा छोटा नहीं हो गया, मैं बाहर कैसे जाऊँ। तो उसकी माँ आती है, वो कहती है कि ऐसे जाएगी बात। तो मुझे लगा कि चलो पहला एक ऐड ऐसा बन रहा है जो लड़कियों को पहनावे की और सही से गाइड कर रहा है। वो एक वैसलीन लेके आती है और वो वैसलीन या वो जो भी होगा उसके पैरों में लगाती है और बोलती है अब जाओ बाहर। तो वो कहाँ गाइड कर रही है, वो ये गाइड कर रही है कि ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि हम एक ऐसी संस्कृति से बिलोंग करते हैं जहां कपड़े उतारने के पीछे महाभारत हो गया था। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपको अच्छी चीजें ही समझा रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से पहनावा पहनिए, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं, हम जस्ट बिकॉज आपके लिए ये कह रहे हैं। बाकी तो आप फ्री हुई कि सोशल मीडिया से आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना वो आप समझ सकते हैं।
सोशल मीडिया की अगर आप बात करें तो जैसे अभी मैंने एक और वीडियो देखा था, उसमें एक लड़की अपने माँ बाप को रोस्ट कर रही है। अब आजकल आप देखो रोस्टिंग वाले वीडियो चल रहे हैं, एब्यूजिंग कल्चर आ चुका है। गाली देना मतलब कूल होना, अगर आप गाली नहीं दे रहे तो आप कूल नहीं हो। तो आप सोचो, हम एक ऐसे धर्म से, एक ऐसी संस्कृति से बिलोंग करते थे जहां माता पिता भ्राता ये कह के हम संबोधित करते थे, आज हम गालियों को कूल समझ रहे हैं। और मैं ताजुब करता हूँ, उनके फॉलोअर्स मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं जो गाली दे रहे हैं उनको देख के आप अपने माता पिता को गाली देना सीख गए। ऐसा किस फायदा में सोशल मीडिया? तो सोशल मीडिया से तो जो लड़का या जो लड़की जितनी जल्दी दूर हो जाएगा उतना वो अपने आप को बचा लेगा। नहीं तो आज आप पिस चुके हैं, आपको ये नहीं पता चल रहा कि 60 सेकंड के अंदर आपका दिमाग कितना वीक होता जा रहा है। 60 मिनट्स के सेकंड के अंदर आपका दिमाग थॉट प्रोसेस चेंज कर रहा है। जैसे अभी आपने एक इमोशनल वीडियो देखी, आप इमोशनल हो गए। अभी आपने कॉमेडी वीडियो देखी, कॉमेडी में आप आ गए। आपने अभी एक स्ट्रगल की वीडियो देखी, आपको स्ट्रगल करने का मन करने लगा। आपने अभी एक क्रिकेट की वीडियो देखी, आप क्रिकेट से कुछ ऐसा तो आपके थॉट्स ऐसे चेंज हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, आज के बच्चे शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं। वो जरा सी बात पे रोने लगते हैं, जरा सी बात पे हंसने लगते हैं, जरा सी बातों पर सुसाइड कर देते हैं, जरा सी बातों पर उनको गुस्सा आ जाता है। समझ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं उसी का इफेक्ट है। शॉर्ट टेम्पर वो उसी की वजह से हो रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया के इफेक्ट है जो मैं देख सकता हूँ। इसमें सर थोड़ा सा मैं भी इसमें थोड़ा सा अपनी थिंकिंग रखता हूँ। जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन चीज चल रही है, उसके नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है, कुछ भी। स्टैंड आप जो बात कर रहे हो, लड़की रोस्ट कर रही है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन में भी जो भी खड़ा होता है वो अपने घर वालों को रोस्ट कर देता है। और उसको देखो सर, ये हमारा क्वेश्चन और आपसे राय जानने का यही मकसद था। उस तरफ हर तीसरा स्टूडेंट जा रहा है। मैं देखता हूँ सर, चारों तरफ हमारे सारे अपनी भाई हैं, छोटे बड़े सब, हर तीसरे लड़के के मोबाइल में वही स्टैंड अप कॉमेडी चल रहा है और उसको लगे हैं सपोर्ट करने के लिए और उसको फॉलो करने के लिए। और सर एक आज अपन ये भी देख रहे हैं सोशल मीडिया में एक एल्गोरिथम भी इसी टाइप का बन गया है। अगर आपको जो चीज पसंद है, जैसे आपको ये चीजें पसंद आ गई, आपको 60 सेकंड में गालियां देना, ये सब करना, तो फिर आपके मोबाइल में वही चीजें आएंगी। आपके मोबाइल में प्रेमानंद महाराज जी नहीं आ सकते। ये एल्गोरिथम भी रीसेट हो गया है। बिल्कुल। देखो इसमें क्या है, मैं बताऊँ, एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो वो अपनी चॉइस है। वही मैं बता रहा हूँ ना कि बच्चे सर्च क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि रिलेट करना होता है। जैसे अभी एक गाना आया था, ठुकरा के मेरा प्यार है हम, तो हर लड़का उधर रिलेट करेगा कि हाँ यार मुझे भी छोड़ा, मैं भी ऐसा करूंगा। वो 4 दिन जिम में गया और ये वो, लेकिन जब असली स्ट्रगल आता है तो वो भाग जाता है, क्विट कर देता है। रील से रियल की तरफ नहीं आता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अपने वही बात है कि आदर्श किसे मानते हैं। अब जैसे स्टैंड अप कॉमेडी जब वो देखते हैं तो वो देखते हैं यार ये क्या कर रहा है, ये तो फालतू नहीं कर रहा है, ये तो हम ही करते हैं, ये तो हम ही कर रहे हैं, तो ये फेमस हो गया तो हम क्यों नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन हर कोई नहीं फेमस हो सकता ना। जैसे आपके यहाँ से कोई एक लड़का है या कोई एक लड़की है, वो कोई फालतू गिरी की वीडियो बना के फेमस होगी, तो हर कोई फेमस थोड़ी हो जाएगा। हर कोई दीपक कलाम नहीं बन सकता, समझ रहे ना, हर कोई पुनीत नहीं बन सकता। तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे क्या समझ रहे हैं, उसने देखा कि एक IAS बनने के लिए ये रास्ता है, उसमें संघर्ष है, दर्द है, कहीं ना कहीं पीड़ा है, उससे दोस्तों भागना है। स्टैंड अप के लिए क्या है, कुछ नहीं, फालतूगिरी करना है। वो करता रहेगा और एक दिन उसको पता ही नहीं लगेगा, उसका जीवन ही फालतूगिरी में चला गया, समझ रहे हैं। तो हमेशा वो ये देखता है कि ये मेरे जैसा है जो कि फालतूगिरी कर रहा है, ये IAS बना है तो ये कुछ अलग ग्रह से आया है, ये अवतार, इसका जन्म थोड़ी हुआ है, इसने अवतार लिया, तो उससे वो रिलेट कर ही नहीं पाएगा। जबकि उसको ये समझना पड़ेगा कि जब एक आदमी एक साधारण से गांव से उठकर, एक छोटे से गांव से उठकर एक गरीब व्यक्ति का बच्चा होकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है, तो हम और तुम क्यों नहीं बन सकते। केवल संघर्ष की कहानी, कोई बात है कि कहानी सभी के पास है, जो संघर्ष करता है उसकी छप जाती है, जो फालतूगिरी करता है उसकी छप जाती है, संघर्ष सभी के पास है। चलिए आज अब अपना पॉडकास्ट सर को भी थोड़ा बहुत काम है, हम बहुत मुश्किल से टाइम मिला है और तब जाके सर ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और अब सर थोड़ा पॉडकास्ट को विराम देते हैं और सर से चाहेंगे कि हमारे चैनल के बारे में थोड़े 2 शब्द बताएं और क्या रहता है पॉडकास्ट। मयंक और विकास, सबसे पहले तो मैं फिर से आपका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इस काबिल समझा, आप यहाँ आए, आपने काफ़ी बिजी स्केड्यूल चल रहा था आपका भी, मेरा भी, फिर भी आपने टाइम निकाला और ये सब चीज़ें की, तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी के लिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि द स्ट्रगल हब
जहां तक मैंने देखा तो आपके जो क्वेश्चंस थे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन, वो वही क्वेश्चन थे जो आज का बच्चा अपने माइंड में लेके चल रहा है। जो आप और हम जैसे मिले तो आपने एक विजन दिखाया इस चैनल को लेके। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को एक बार भी देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस चैनल से जो आपको कभी समझ नहीं सकते। इनका विजन मैंने देखा है इस चैनल पर। आप, ये तो शुरुआत है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेके आने वाले हैं जो शायद मैं आपको अभी वर्ड्स में नहीं बता सकता। आप जैसे जुड़े रहोगे तो आपको चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी बात ये कि ये दोनों कोई होस्ट नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों आपके बीच के हैं। आप लोगों के बीच में बैठकर समस्याएं निकालते हैं, उन्हीं समस्याओं को आकर पूछते हैं और हम लोगों के लिए उसका एक टारगेट सेट कर देते हैं। तो आप द स्ट्रगल हब चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और हमेशा इससे जुड़े रहिए। अगर आप स्टडी रिलेटेड या आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष की कहानी ही द स्ट्रगल हब। नहीं, मैं बहुत एप्रिशिएट कर रहा हूँ उस चीज के लिए कि जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, बहुत अच्छे। नवी सर का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमने जो सर को विजन बताया और जो भी चीजें बताई उन्होंने हमको समझा। वरना एक कोई बेस होता है कि नहीं चलो, पर लेकिन सर ने हमारा जो भी विजन था, मोटिव था, जो भी था, सर ने समझा और आप लोगों को बताया। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर।